हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी जानते हैं मॉर्निंग में हम करेंट अफेयर करते हैं सॉल्व, और साथ ही साथ शाम को हमारी जीके जीएस 8 बजे रात की क्लास होती है। जीके जीएस जिसमें इस समय हम जो पढ़ रहे हैं मध्यकालीन एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन कालीन इतिहास को पढ़ रहे हैं। और इस समय करेंट अफेयर आपको जो मिल रही है वो 6 मंथ की करेंट अफेयर, जो भी हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं हम उस पर बना रहे हैं, ठीक है। जो कि आपके मेन तो टारगेट यहाँ पर आपका LT ग्रेड है, लेकिन सच बताऊँ ये ऐसा नहीं, जो भी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं करेंट जहाँ भी आता है वहाँ सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो अभी सब अपने सभी ऐसे मित्रों को शेयर करिएगा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले भी हम 2 क्लास करा चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एंड कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में मेंशन किया करिए, क्योंकि अभी हमें आपका सपोर्ट चाहिए। क्योंकि ये होता है ना कि भाई स्टार्ट किया है मैंने नया नया, तो मुझे भी ये लगता है कि बच्चे देखें, हमें पसंद करें, तो हमारा हौसला बना रहेगा। तो हमें ज़रूर बताया करिए कि कैसी क्लास रही, ठीक है। तो प्रश्न जो है यहाँ पर सबसे पहले, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। तो ये कुछ है, मैंने पेजेस ले लिए हैं, बकाया मैंने टाइप किया है। तो मतलब आपको हर तरीके से हमारे यहाँ करेंट अफेयर मिल सकता है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है, तो वो है केरल, ठीक है। अभी आजकल में एक आपदा चल रही है, उसका नाम कोई कमेंट में बताइए, बकाया हम अभी चर्चा लास्ट में कर लेंगे उसकी भी। इस समय आप देख रहे हो हर जगह थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो कौन सी ऐसी सुनामी या कोई भी ऐसी आपदा जिसको एक विशेष नाम दिया गया, वो नाम बताइएगा। इससे पता चलेगा आप कितना ज़्यादा गंभीर हैं पढ़ाई को लेकर। केंद्र सरकार ने बॉयनॉट भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। इस आपदा में 200 लोगों की मौत हो गई थी, 3 गांव पूरी तरह नष्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये बायनॉट भूस्खलन त्रासदी को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? 200 लोगों की मौत हुई है। कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था, और 3 गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए। बहुत ही गंभीर आपदा रही है। हाल ही में नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के अंतर्गत पुजारी को हर माह कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 18,000 रुपये। हाल ही में नई दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना के अंतर्गत पुजारी को हर माह कितने रुपए दिए जाते हैं? 18,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। 18वां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हाँ मतलब है प्रश्न अभी का, तो बता दिया। 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया है? तो नेपाल में किया गया। 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आपका नेपाल में, ध्यान रखना है आपको। अगर प्रश्न बनता है कि 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव आपका मनाया कहाँ गया, तो ये चितवन जिले, यहाँ पर ये देखिए चितवन लिखा है, इसका जो जिला है सौराहा में मनाया गया, ठीक है। सौराहा में मनाया गया है, मैं नोट करना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो ये कहाँ मनाया गया था? चितवन, नेपाल के चितवन जिले के सौराहा में ये महोत्सव जो है मनाया गया। चितवन नेपाल का एक प्रमुख नेशनल पार्क भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चितवन नेपाल का क्या है? एक प्रमुख नेशनल पार्क है। ये हाथियों के लिए आदर्श आवास है। उस तरीके के प्रश्न बनते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 1992 में आया था। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? तो 2010 को हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर देती हूँ। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? 2010 में। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व 33 है। कितने हैं पूछा जाए? भारत में कुल एलिफेंट रिजर्व कितने हैं? 33 है। पहला सिंहभूमि झारखंड में यहाँ ये स्थित है, ठीक है। तो अगर आगे हम बढ़ते हैं तो प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये चीन में किया गया, ठीक है ना। कहाँ किया गया लॉन्च? ये चीन में लॉन्च किया गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, हाल ही में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मध्य प्रदेश से 15 बाघों को किस राज्य में भेजा जाएगा? तो ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ओडिशा, राजस्थान,
छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। और जो भी ये बाघ हैं जो आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में भेजे जाएंगे, इन सभी बाघों को मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से भेजा जाएगा। तो कौन कौन से मतलब ऐसे रिजर्व है जहाँ से भेजा जा रहा है, तो ये है बांधवगढ़, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से इनको भेजा जा रहा है। कहाँ के? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़, कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व से इनको भेजा जाएगा। कहाँ? छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा में। टाइगर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में बाघों की आबादी 3167 है, मतलब 3167। ठीक है, आबादी हो गई है, जिनमें 785 मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं पूछे जाए तो 8 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से हैं? सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, संजय दुबरी, रानी दुर्गावत, रातापानी टाइगर रिजर्व। ये इतने 8 जो हैं कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में टाइगर सबसे ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पूछा जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को कहा जाता है। 4 जनवरी तक भारत में कुल 57 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो 4 जनवरी तक भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व थे? तो ये थे 57 टाइगर रिजर्व, जिसमें 57 में जो सबसे लास्ट वाला था वो टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही बनाया गया। तो रातापानी तो बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा, कहाँ है? मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। प्रश्न है 78वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन बना है? तो ये बना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने केरल को तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी बल योगी स्टेडियम में हराया। ठीक है ना, तो कौन विजेता बना है? पश्चिम बंगाल बना है। और किसको हराया? तो तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जीएमसी स्टेडियम में किसको हराया? केरल को। ठीक है, केरल को हराया। स्टेडियम कौन सा है? तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है ये जीएमसी बालयोगी स्टेडियम है ये। ठीक है ना, केरल को हराया है और पश्चिम बंगाल ने हराया है। 78वीं संतोष ट्रॉफी 2025-24 का विजेता फिर कौन रहा? 2025 संतोष ट्रॉफी का पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्योंकि केरल को इसने हराया है। पश्चिम बंगाल ने 33वीं ये प्रतियोगिता अपने नाम की है, मतलब 33वीं प्रतियोगिता इसके नाम रही। पश्चिम बंगाल की संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित भारत में सीनियर पुरुषों के लिए एक प्रमुख, ठीक है, भारत में ये सीनियर है और पुरुषों के लिए एक ही प्रमुख घरेलू राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता ये है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी। ओके, क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं इसका पहला संस्करण। अगर हम बात करते हैं कब आया, तो इसका पहला संस्करण जो आया था 1941-42 में आया था और विजेता बना था उस समय भी बंगाल। किसको हराया था? उस समय इसने दिल्ली को हराया था। तो इसीलिए ये 33वीं बार जो है विजेता रहा है, क्योंकि इस सबसे पहले जब यह आया था तब भी बंगाल ही जीता था। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन की। हाल ही में फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन पिलियोजेट का निधन हो गया। ठीक है, कौन थे ये? फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान। ठीक है, फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान डॉक्टर पियरे सिल्वेन पिलियोजेट का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो ये पिलियोजेट के लिए 2024 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बस इनके लिए इतना ही याद रखना है, 2024 में यार इनको सम्मानित किया गया था पद्मश्री से, पिलियोजेट को। हाल ही में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रो द एजिस नामक किताब किसने लिखा है? तो ये अमित शाह ने लिखा है। ये किताब इम्पोर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इस किताब में जम्मू कश्मीर व लद्दाख का 3000 वर्षों पुराना इतिहास दर्ज किया गया है। हाल ही में, ठीक है, हाल ही में बाब थराद किस राज्य का 34वां नया जिला बना है? तो ये गुजरात का है। ठीक है, बाब थराद किस राज्य का 34वां जिला बना है? तो ये गुजरात का बना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रश्न में। एक जानकारी और है यहाँ पर, जो बाब थराद है 34वां नया जिला बना है गुजरात का। तो गुजरात के सीएम जो है भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बनासकांठा गुजरात को बांटकर बाब थराद नामक नया जिला बनाया गया। मतलब बनासकांठा, अगर पूछा जाए किस जिले को बांटा गया है, तो बनासकांठा को बांटकर 2 जिले हो गए, एक बनासकांठा और एक हो गया बाब थराद। ठीक है, हो सकता है बहुत बड़ा जिला हो, इसलिए इसको आधा आधा कर दिया गया हो। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान लगाया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न बनते हैं।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार कर लीजिएगा इसको। ये है रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी कितना रहने का अनुमान बताया है, तो 6.6%। ठीक है, 6.6% जो है अनुमान लगाया है। संस्कृति उत्सव जो है 2025 में कहाँ मनाया गया, उत्तर प्रदेश में ही मनाया गया संस्कृति उत्सव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी के एग्जाम आपके एलटी ग्रेड में भी ये पूछा जा सकता है। 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक ये मनाया गया। 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक ये मनाया गया। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कला और संगीत से जुड़ी उभरती प्रतिभाओं को तलाशना और उन्हें उचित मंच प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, कला और संगीत से जुड़ी हुई जो उभरती प्रतिभाएं हैं उनको तलाशना और उन्हें उचित मंच प्रदान करना, इसका जो है उद्देश्य रहा था। आगे अगर हम बात करते हैं साथ ही यहाँ पर, तो साथ ही में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करना, ये भी उद्देश्य था, और लोक कला को राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना। थीम इसकी थी उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान। ठीक है, आयोजनकर्ता कौन था, संस्कृति मंत्रालय। और 2024 में कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, और 2023 में मुंबई में हुआ था, और 2025 में उत्तर प्रदेश में हुआ है। आयोजनकर्ता संस्कृति मंत्रालय रहेगा क्योंकि इसी से संबंधित है ये। आगे प्रश्न की हम बात अगर करते हैं तो प्रश्न है हमारा उड़ाई के नए सीईओ कौन बने हैं, तो भुवनेश कुमार। ये सीईओ वगैरह भी पूछे जाते हैं तो हमारे लिए तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो आगे बात, उड़ाई के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ये बने हैं आपके भुवनेश कुमार। भुवनेश कुमार ने अमित अग्रवाल का स्थान लिया है। अमित अग्रवाल को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। अमित अग्रवाल को रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। ये ध्यान रखना है आपको। उड़ाई के नए सीईओ भुवनेश कुमार है। ठीक है, भुवनेश कुमार है, और भुवनेश कुमार ने किसका स्थान लिया है, अमित अग्रवाल का लिया है। और जो अमित अग्रवाल थे उनको क्या मिल गया है, उनको मिल गया है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग का सचिव इनको नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, उड़ाई की स्थापना कब हुई है, 2009 में हुई है। केंद्र सरकार ने योजना आयोग के तहत की थी, और उड़ाई को 2016 में एक वैधानिक निकाय बनाया गया है। ठीक है ना, क्या बनाया गया है, उड़ाई को 2016 में एक वैधानिक निकाय यहाँ पर बनाया गया है। आगे बात करते हैं, हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ का 44% क्षेत्रफल वन से ढका हुआ है। छत्तीसगढ़ का 44% जो क्षेत्रफल है वो वन से ढका हुआ है, जो लाखों लोगों की आजीविका का आधार है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 44% क्षेत्रफल जो है छत्तीसगढ़ का किससे, वनों से ढका हुआ है। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं, प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एग्रेस क्लेटी का निधन हो गया है। वे किस देश की थी, तो ये हंगरी की थी। ठीक है, दुनिया की सबसे बुजुर्ग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ये थी एग्रेस क्लेटी, इनका निधन हो गया, और ये हंगरी देश की निवासी थी। एग्रेस क्लेटी का जो निधन हुआ है 103 वर्ष की अवस्था में निधन इनका हो गया है। ठीक है, 103 साल की ये मतलब थी। आगे हम बात करते हैं, हाल ही में इस प्रश्न में थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे है हाल ही में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हम सभी जानते हैं, तो ये किसे मतलब कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, तो 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। एक है शतरंज, जिस डी गुकेश को मिला है शतरंज में, और हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को मिला है पैरा एथलेटिक को, और मनु भाकर को लिए जो मिला है वो शूटिंग के लिए, मनु भाकर। ठीक है, तो डी मुकेश शतरंज। अच्छा, ये जो है आपके मेजर ध्यानचंद, आपने इनके विषय में सुना होगा, ये कौन से खेल से संबंधित थे, ठीक, कौन से खेल से ये संबंधित थे, ये आपको हमें बताना है। तो 4 लोगों को मिला है ये, डॉक्टर गुकेश शतरंज को मिला है, डी गुकेश शतरंज को, मतलब डी गुकेश को शतरंज के लिए मिला है, एंड हरमनप्रीत को हॉकी के लिए मिला है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, और इसमें वो शब्द भी दिया हुआ है एक जगह जिससे ये संबंधित थे, और मनु भास्कर को शूटिंग के लिए ये मिला हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं
खेल रत्न पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा घोषित होते हैं। जो खेल रत्न पुरस्कार है किसके माध्यम से घोषित किए जाते हैं? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये घोषित होते हैं, जिसमें पुरस्कार की राशि 25 लाख रुपए जो है इसमें होती है। खेल रत्न पुरस्कार में जो राशि होती है खेल रत्न पुरस्कार की, तो वो होती है 25 लाख रुपए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसमें सबसे तेज विकेट। सबसे तेज विकेट 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह बने हैं। सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह जो है ये बने हैं। मेलबर्न में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट पूरे करने के वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं ये बुमराह, और ये उपलब्धि केवल 44 टेस्ट मैचों में इन्होंने हासिल की है। जसप्रीत बुमराह चौथे खिलाड़ी हैं और पहले 3 खिलाड़ी रहे थे बकार, यूनिस, डेल स्टेन और कागिसो रबादा। तो ये चौथे नंबर के जसप्रीत बुमराह जो हैं खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है? सबसे तेज विकेट लिए हैं। ठीक है, वो भी मात्र कितने? 44 टेस्ट मैचों में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हाल ही में वर्ल्ड डे कब मनाया गया? तो ये 2 जनवरी को मनाया गया। हाल ही में वर्ल्ड डे कब मनाया गया? तो ये 2 जनवरी को मनाया गया। आधार कब शुरू हुआ था पूछा जाए आपसे, तो आधार 2009 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। एक बार सभी लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करेंगे और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, हाल ही में फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप में आर वैशाली ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। महिला वर्ग का खिताब चीनी शतरंज खिलाड़ी जू बेनजुन ने जीता है यहाँ। और 2024 फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप की बात करें तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में है। ठीक है ना, हुआ था। ठीक है, 2024 फिडे विश्व ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीता था? न्यूयॉर्क अमेरिका ने ये जीता था। ठीक है, हाल ही में अच्छा ये प्रश्न हो गया कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 4 को किया गया। आगे चलते हैं हम प्रश्न में, तो प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रतिभा सप्तपति ओडिया, एक सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार, अच्छा हाँ, प्रश्न शॉर्ट में लिख दिया है। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? प्रतिभा सतपथी ओडिया कवि थे, इनको मिला है। तो गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया है? 2023 का प्रतिभा सतपथी ओडिया कवि हैं। कहाँ की, किस भाषा के? ओडिया भाषा के ये कवि हैं, उनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 दिया गया है। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना 1989 में गंगाधर मेहर के नाम पर की गई थी। ये पुरस्कार कविता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और देता कौन है? तो प्रतिवर्ष संबलपुर विश्वविद्यालय बुर्ला ओडिशा द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, ओडिशा की भाषा ओडिया है तो उसमें दिया जाता है कवियों के लिए। कहाँ को, किसके द्वारा? संबलपुर बीबी बुर्ला द्वारा ये प्रदान किया जाता है। आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, जो कि बिल्कुल हाल फिलहाल के प्रश्न हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी ये रहने वाले हैं। भारत में पहली बार ड्रोन आधारित वर्षा का प्रयोग कहाँ किया गया? तो ये राजस्थान के जयपुर में किया गया, ध्यान रखना है। कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग होता है? तो कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड प्रयुक्त होता है और ये प्रयोग जो है सफल नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं हुई। ठीक है, तो भारत में पहली बार ड्रोन आधारित वर्षा का प्रयोग किया गया राजस्थान के जयपुर में। ओके, और पूछा जाए कृत्रिम वर्षा में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ये कृत्रिम वर्षा थी तो सिल्वर में आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, इसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा में। ओके, आगे बात करते हैं डूरंड कप फुटबॉल के 13वें संस्करण के विजेता कौन रहा है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रहा है। किसे हराया है? तो डायमंड हार्बर को हराया है। तो डूरंड कप फुटबॉल के 134वें संस्करण के विजेता कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड किसका? डूरंड कप फुटबॉल के 134वें संस्करण का विजेता रहा है, हराया है डायमंड हार्बर को। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रश्न की। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित है, कहाँ इसका आयोजन हुआ है? तो कोलकाता में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस रोहित कृष्णा, तमिलनाडु। 89वें पूछे जाए शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन रहे? तो हम सभी जानते हैं तमिलनाडु के रोहित कृष्णा है, एस रोहित कृष्णा। और 90 पूछे जाए हैं ये भी तमिलनाडु के, लेकिन ये 90 नंबर के हैं, 89 के बाद नंबर ही आता है। ग्रैंड मास्टर ये है ईलम पार्थी AR।
ठीक है। 30 अक्टूबर को तमिलनाडु से इन्हें मतलब ये 90 नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं शतरंज के। कौन? ईलम पार्थी AR। ईलम पार्थी 90 नंबर के, 89वीं नंबर के रोहित कृष्णा है, तमिलनाडु के ही ये दोनों लोग हैं। पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है आपके मध्य प्रदेश, ठीक है, और आपका ओडिशा और केरल। तो पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश, ओडिशा और केरल को मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दोरजी-लंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच बन रही है? तो भारत व भूटान के बीच ये बन रही है। दोरजी-लंग जल विद्युत परियोजना किस दो देशों के बीच बन रही है? भारत व भूटान के बीच, ठीक है। जो इसके लिए वित्त है या फिर जो खर्च हुआ है कहाँ से हुआ है? तो विश्व बैंक से वित्त पोषित है ये योजना, ठीक है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये माल्टा में होगा, ठीक है, माल्टा में होगा। और 8वां संस्करण 14-18 एज ग्रुप के बीच का ये रहेगा। 8वां संस्करण है और एज ग्रुप क्या रहेगा? 14 से 18 एज ग्रुप के बीच का ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 होगा, ठीक है। ओके, आयोजन ध्यान रखना कहाँ होगा? 2027 में माल्टा में होगा, ठीक है। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027, ठीक है, 2027 में ये होगा। 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027 तक होगा ये, ठीक है। पहला चेस ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पहला चेस ई स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने ये जीता है। और कहाँ के निवासी हैं ये? नार्वे के निवासी हैं, ये ध्यान रखना, नार्वे के, ठीक है। मैग्नस कार्लसन नार्वे के निवासी हैं। आयोजन की बात हमने अभी की ही थी यहाँ पर। तो आगे हम बात करते हैं ग्लोबल आउटलिंक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो साउथ अफ्रीका द्वारा। ग्लोबल आउटलिंक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? साउथ अफ्रीका द्वारा। 13 से 15 अगस्त G20 के तहत हुआ। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ड्रैक पैसेज, जहाँ हाल ही में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, कहाँ स्थित है? तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है ड्रैक पैसेज, ठीक है। कितना? 7.5, काफ़ी तीव्रता का भूकंप आया था ये, ठीक है। कहाँ स्थित है ये? साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में ये स्थित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम पुरुष के नए हेड कोच कौन बने? खालिद जमील बने। क्रोशेनिनकोव ज्वालामुखी में 600 साल बाद विस्फोट हुआ, तो ये कहाँ है? रूस में है, कमचटका प्रायद्वीप रूस में, ठीक है। क्रोशेनिनकोव ज्वालामुखी 600 साल बाद इसमें विस्फोट हुआ है कहाँ? रूस में है, कमचटका स्थान है, प्रायद्वीप, ठीक है। तूफान एरिन का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर। तूफान एरिन का उद्गम स्थल, ये सिर्फ प्रश्न बनते हैं इसलिए बता रही हूँ। प्रभावित देश कौन है? पूर्वी कैरेबियन देश इससे प्रभावित है। तूफान एरिन का उद्गम अटलांटिक महासागर से। और क्रोशिनोकोव ज्वालामुखी जो है कहाँ से संबंधित है? रूस से संबंधित है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ड्रैक पैसेज कहाँ का है भूकंप? तो ड्रैक पैसेज जो है आपका कहाँ स्थित है? तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में। तो ये इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ओके। आगे हम बात करते हैं मोथा तूफान। मोथा तूफान का उद्गम स्थल पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी है। जो इस समय आपके यहाँ बारिश हो रही है ना, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही, ये मोथा तूफान के कारण हो रही है। मोथा तूफान का उद्गम स्थल पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी है, जहाँ से ये एक कम दबाव प्रणाली के रूप में उत्पन्न हुआ था। यह अक्टूबर 2025 के अंत में इसी क्षेत्र में एक गंभीर चक्रवाती तूफान रहा, ठीक है। तो आज की क्लास में यही प्रश्न थे, इतने प्रश्न आई होप काफ़ी हैं आपके लिए। अगर आप इतने देर भी करेंट अफेयर पढ़ लेते हैं डेली तो LT ग्रेड के लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि महज 6 महीने का ही सुना जा रहा है। तो 6 महीने तक का ही करेंट हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। वो भी मेरे हिसाब से अगर दिसंबर को हमें आपका पेपर है तो 15 नवंबर से जो है 15 नवंबर से आगे को आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। 15 नवंबर तक का ही आप पढ़ेंगे और वही काम हो जाएगा। 15 नवंबर से पहले के 3-4 महीने इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेते हो तो हम लोगों का काम यहाँ पर हो जाएगा। तो एंड करते हैं वीडियो को। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिएगा। मिलते हैं कल। थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो रहा वो इसलिए रहा क्योंकि इस फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है, PDF सीधी कन्वर्ट नहीं हो रही, PDF आप देख रहे हैं उल्टी उल्टी चल रही है। तो पेजेस का थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ ना हो गया हो, ओके। इसलिए जो मैं बहुत रोक रोक के पढ़ा रही थी आपको, क्योंकि पेज जो है उल्टे चल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ऐसे हमें स्क्रॉल करनी पड़ेगी, हमेशा ऐसे पढ़ाते थे। तो बस ये थोड़ा प्रॉब्लम इसमें आ रहा है, इसे मैं कैसे सही करूँ समझ नहीं पा रही हूँ। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।